नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 14, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह करना होता था, और ऐसा निर्वात नलिकाओं जैसे कि 2 इलेक्ट्रोड वाले निर्वात डायोड जबकि 3 इलेक्ट्रोड वाले ट्रायोड की मदद से होता था। इन निर्वात नलिकाओं से बनी युक्तियां आकार में बड़ी होती थीं और अधिक शक्ति का उपभोग करती थीं। इसके अतिरिक्त इनके प्रचालन में सामान्यतः उच्च वोल्टता यानी कि लगभग 100 वोल्टता की आवश्यकता होती थी। इसके साथ ही इनका जीवन काल अपेक्षाकृत कम तथा विश्वसनीयता भी कम होती थी। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सन 1930 में ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी यानी सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अस्तित्व में आया। इन अर्धचालक युक्तियों में बाहरी तापन अथवा अधिक निर्वातित स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। यह आकार में छोटी होती हैं और साथ ही साथ कम शक्ति का उपभोग करती हैं तथा कम वोल्टता पर कार्य करती हैं। दोस्तों, इन युक्तियों का जीवन काल लंबा होता है और इनकी विश्वसनीयता भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम अर्धचालक भौतिकी की कुछ मूल अवधारणाओं जैसे कि संधि डायोड, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर तथा ऐसी ही कुछ अन्य अर्धचालक युक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम सबसे पहले धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों के वर्गीकरण को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि इसी वर्गीकरण को ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार किया जाता है, और इसके बाद हम समझेंगे नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, और इसके बाद हम जानेंगे अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, जो 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार का अर्धचालक तथा P प्रकार का अर्धचालक। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने पहले विषय धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों के वर्गीकरण से। दोस्तों, यदि विद्युत चालकता अथवा प्रतिरोधकता के सापेक्ष मान के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करें तो यह 3 भागों में विभाजित होते हैं। पहला भाग है धातु, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम, लगभग 10 की घात ऋणात्मक 12 से 10 की घात ऋणात्मक 8 कोटि की होती है, तथा चालकता बहुत अधिक, लगभग 10 की घात 2 से 10 की घात 8 कोटि की होती है। दूसरा भाग कहलाता है अर्धचालक। दोस्तों, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता 10 की घात ऋणात्मक 5 से 10 की घात ऋणात्मक 6 कोटि की होती है, जबकि इनकी चालकता 10 की घात 5 से 10 की घात ऋणात्मक 6 कोटि की होती है। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं और विद्युतरोधी पदार्थों के बीच होती है। और तीसरा भाग कहलाता है विद्युतरोधी, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक, लगभग 10 की घात 11 से 10 की घात 19 कोटि की होती है, जबकि चालकता बहुत कम, लगभग 10 की घात ऋणात्मक 11 से 10 की घात ऋणात्मक 19 कोटि की होती है।
आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन्हीं पदार्थों का वर्गीकरण ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, ऊर्जा स्तर का अर्थ है ऐसे स्तर जिनमें ऊर्जा का संतत परिवर्तन होता रहता है। ये ऊर्जा स्तर ऊर्जा बैंडों का निर्माण करते हैं। और ऐसे ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर समाविष्ट रहते हैं संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड कहलाता है। इसके अलावा संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड कहते हैं। दोस्तों, यदि चालन बैंड का निम्नतम स्तर संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर से भी नीचे है तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में गमन कर सकते हैं, जो कि सामान्यतः रिक्त होता है। आइए अब जानते हैं कि इन तीनों ही पदार्थों के वर्गीकरण में यह ऊर्जा बैंड किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ यह पहला चित्र एक धातु की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें चालन बैंड आंशिक रूप से भरा है तथा संयोजकता बैंड आंशिक रूप से रिक्त है, अथवा चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड अधिव्याप्त यानी एक दूसरे को ढके हुए हैं। दोस्तों, जब यह अतिव्यापन होता है तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में जा सकते हैं। यह स्थिति विद्युत चालन के लिए अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा देती है। जब संयोजकता बैंड आंशिक रूप से रिक्त होता है तो इलेक्ट्रॉन इसके निम्न स्तर से उच्च स्तर तक गति करके विद्युत चालन को संभव बना देते हैं। इसलिए इस प्रकार के पदार्थों का प्रतिरोध कम अथवा चालकता उच्च होती है। वहीं जैसा कि इस दूसरे चित्र में दर्शाया गया है कि बैंडों के बीच में अंतराल अर्थात Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। ऐसे में चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः कोई विद्युत चालन संभव नहीं होता। और दोस्तों, ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है कि किसी भी तापीय उत्तेजन से इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड की ओर उत्तेजित नहीं किया जा सकता। अर्थात यह बैंड चित्र एक विद्युतरोधी पदार्थ के लिए है। वहीं यह तीसरा बैंड चित्र एक अर्धचालक के लिए स्थिति को दर्शाता है। इसमें एक परिमित परंतु लघु बैंड अंतराल जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। लघु बैंड अंतराल होने के कारण कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में इतनी ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं कि ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में पहुंच सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गति कर सकते हैं, अतः अर्धचालकों का प्रतिरोध उतना अधिक नहीं होता जितना विद्युतरोधी पदार्थों का होता है। तो दोस्तों, यहाँ इस अध्याय में हम धातुओं और विद्युतरोधी पदार्थों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल अर्धचालकों के विषय में जानेंगे और जानेंगे कि इन अर्धचालकों में चालन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो आइए अब जानते हैं एक नैज अर्धचालक को यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। दोस्तों, हम जानते हैं कि अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी क्रिस्टलीय संरचना में प्रत्येक सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को अपने 4 निकटतम परमाणुओं के साथ सहभागिता कराने की प्रवृत्ति रखता है तथा ऐसे प्रत्येक निकटवर्ती परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का सहभाग भी करता है। यही सहभागी इलेक्ट्रॉन युगल सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड या संयोजकता आबंध यानी वैलेंस बॉन्ड कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की संरचना को व्यवस्थात्मक रूप से दिखाया गया है। अब जैसे जैसे ताप बढ़ता है, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, जिससे इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बनकर चालन में योगदान करते हैं।
दोस्तों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ऋणात्मक Q है, जहां से निकलकर आया है, वहां वह प्रभावी आवेश धनात्मक Q का एक रिक्त स्थान छोड़ देता है। प्रभावी धनात्मक आवेश वाला यह रिक्त स्थान एक होल कहलाता है। नैज अर्धचालकों यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी Ne होलों की संख्या यानी NH के बराबर होती है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि Ne बराबर है NH, जो कि बराबर है Ni के, जहां पर Ni नैज वाहक सांद्रता कहलाता है। दोस्तों ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक चालन इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करते हैं और एक विद्युत क्षेत्र लगाने पर एक इलेक्ट्रॉन धारा IE देते हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र लगाने के फलस्वरूप होल ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। इस प्रकार एक होल धारा IH मिलती है और ऊष्मा से उत्पन्न चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण इलेक्ट्रॉन धारा IE तथा होल धारा IH का योग संपूर्ण धारा I के बराबर होता है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि T बराबर 0 केल्विन पर कोई नैज अर्धचालक किसी विद्युतरोधी पदार्थ की भांति ही व्यवहार करता है। यह तापीय ऊर्जा ही होती है जिसके कारण उच्च तापों पर कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचते हैं और इस ताप पर तापीय उत्तेजित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आंशिक रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए किसी भी नैज अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख इस चित्र में दर्शाए अनुसार होता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में दर्शाए गए हैं। ये यहाँ पर संयोजी बैंड से आए हैं तथा समान संख्या में वहां होल छोड़कर आते हैं। आइए अब हम दूसरे प्रकार के अर्धचालक के बारे में जानते हैं जिन्हें कहा जाता है अपद्रव्य चालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि किसी नैज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, लेकिन एक कमरे के ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है। इसीलिए इनकी चालकता में सुधार करना आवश्यक होता है और ऐसा अर्धचालकों में अशुद्धियों का उपयोग करके किया जाता है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अथवा अशुद्धि अर्धचालक इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कहते हैं। दोस्तों वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना मादन यानी डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है तथा अशुद्धि परमाणु अपमिश्रक यानी डोपेंट कहलाते हैं और इस प्रकार के पदार्थ को मादित यानी डोप्ड अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों चतुसंयोजक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रक का उपयोग किया जाता है। पहला पंच संयोजक अर्थात जिनकी संयोजकता 5 होती है, जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। जबकि दूसरा अपमिश्रक त्रिसंयोजक अर्थात जिनकी संयोजकता 3 होती है वह होता है, जैसे कि इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम इत्यादि। दोस्तों तत्व अपमिश्रण के पश्चात एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न प्रकार के दो अर्धचालक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसमें पहला प्रकार कहलाता है N प्रकार का अर्धचालक। मान लीजिए कि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को एक पंच संयोजक अर्थात ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 5 है इनसे अपमिश्रित करते हैं। जब धनात्मक 5 संयोजकता वाला तत्व सिलिकॉन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण करता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों में से 4 निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बनाते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जो सामान्य कक्ष ताप पर अर्धचालक के जालक में मुक्त गति करने के लिए मुक्त होता है। इस प्रकार पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसीलिए
इसे दाता अशुद्धि यानी डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। दोस्तों, पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर किसी नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालकों को n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अर्थात किसी n प्रकार के अर्धचालक के लिए हम लिख सकते हैं कि Ne यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या NH यानी होल की संख्या से अधिक होती है। वहीं दूसरे प्रकार का अर्धचालक कहलाता है p प्रकार का अर्धचालक। इसके लिए जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में ग्रुप 3 की त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम आदि अपमिश्रित की जाती हैं, तो अपमिश्रक में सिलिकॉन या जर्मेनियम की अपेक्षा एक बाहरी इलेक्ट्रॉन कम होता है और इसलिए यह परमाणु 3 ओर से सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बना सकता है, लेकिन चौथी ओर बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध न होने के कारण चौथा बंध बनाने में सफल नहीं हो पाता। अतः त्रिसंयोजक परमाणु और चौथे परमाणु के बीच बंध एक रिक्त अथवा होल होता है। दोस्तों, ऐसे पदार्थ के लिए होल बहुसंख्यक वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। इसीलिए त्रिसंयोजी अशुद्धि से अपमिश्रित नैज अर्धचालक को p प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। इस प्रकार के अर्धचालकों के लिए NH यानी होल की संख्या Ne यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो हमने अपने पिछले वीडियो में 2 प्रकार के अर्धचालकों के बारे में जाना था, p प्रकार के अर्धचालक तथा n प्रकार के अर्धचालक। दोस्तों, किसी पंच संयोजक अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाकर किसी p प्रकार की सिलिकॉन पटलिका के कुछ भाग को n प्रकार की सिलिकॉन पटलिका में परिवर्तित किया जा सकता है। पटलिका में p क्षेत्र एवं n क्षेत्र तथा p तथा n क्षेत्रों के बीच एक धातुकर्मी संधि होती है। दोस्तों, यहाँ पर किसी pn संधि के निर्माण के समय 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है विसरण यानी डिफ्यूजन तथा दूसरी है अपवाह यानी ड्रिफ्ट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता होलों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार p प्रकार के अर्धचालक में होलों की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक होती है, जिससे pn संधि के निर्माण के समय p तथा n फलक के सिरों पर सांद्रता प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, जिसके कारण होल p फलक से n फलक को विसरित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन n फलक से p फलक की ओर विसरित होते हैं। आवेश वाहकों की इस गति के कारण संधि से एक विसरण धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों, जब कोई इलेक्ट्रॉन n क्षेत्र से p क्षेत्र की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयनित दाता n फलक पर छोड़ देता है। यह आयनित दाता धनावेशित होता है और अपने चारों ओर परमाणुओं द्वारा बंधा होने के कारण निश्चल हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन n से p की ओर विसरित होते जाते हैं, संधि के n फलक पर धनावेश की एक परत विकसित होती जाती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई होल सांद्रता प्रवणता के कारण p से n क्षेत्र की ओर विसरित होता है तो वह अपने पीछे एक आयनित ग्राही जो कि ऋणात्मक आवेशित होता है छोड़ देता है और जो अपने आसपास के परमाणुओं के कारण निश्चल होता है। जैसे जैसे होल विसरित होते हैं, ऋणात्मक आवेश की एक परत संधि के p फलक पर विकसित हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर संधि के दोनों फलकों पर विकसित इस स्पेस चार्ज क्षेत्र को वासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा होल जो संधि के आर पार आरंभिक गति में भाग लेते हैं, वे इसके मुक्त आवेशों के क्षेत्र का ह्रास यानी उन्हें खत्म कर देते हैं। दोस्तों, संधि के n फलक पर धनात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र तथा
P फलक पर ऋणात्मक स्पेस चार्ज क्षेत्र होने के कारण संधि पर धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र के कारण संधि के P फलक का इलेक्ट्रॉन N फलक की ओर तथा संधि के N फलक का होल P फलक की ओर गति करता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशों की इस गति को अपवाह कहते हैं। इस प्रकार एक अपवाह धारा, जो कि विसरण धारा के विपरीत होती है, प्रवाहित होना आरंभ कर देती है। दोस्तों, शुरुआत में विसरण धारा उच्च होती है तथा अपवाह धारा निम्न होती है, लेकिन जैसे जैसे विसरण प्रक्रिया होती जाती है, संधि के दोनों फलकों पर स्पेस आवेश क्षेत्र विस्तारित होते जाते हैं। इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अपवाह धारा में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, यह प्रक्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि ये दोनों धाराएं यानी विसरण धारा तथा अपवाह धारा परिमाण में समान नहीं हो जाती। इस प्रकार एक पीएन संधि बन जाती है और साम्यावस्था में पीएन संधि पर कोई नेट विद्युत धारा नहीं होती। इसके अतिरिक्त दोस्तों, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की हानि तथा पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति के कारण दोनों क्षेत्रों की संधि के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और चूंकि विभव एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति को रोकने का प्रयास करता है, अतः इस विभव को प्राय रोधिका विभव यानी बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। तो दोस्तों, यह तो बात हुई कि किसी पीएन संधि का निर्माण किस प्रकार किया जाता है और इस संधि के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रिया तथा कौन कौन से क्षेत्र विकसित होते हैं। आइए अब जानते हैं किसी अर्धचालक डायोड को। दोस्तों, अर्धचालक डायोड मूल रूप से एक पीएन संधि ही होती है, जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। इस युक्ति के दो टर्मिनल होते हैं। अर्धचालक डायोड को प्रतीकात्मक रूप से कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। दोस्तों, जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल P फलक से तथा ऋण टर्मिनल N फलक से संयोजित हो, तो इसे अग्रदिशिक बायसित कहते हैं, यानी फॉरवर्ड बायसिंग। यहाँ पर अनुप्रयुक्त वोल्टता V की दिशा अंतःनिर्मित यानी बिल्ट इन विभव V नॉट के विपरीत होती है। इसके परिणाम स्वरूप हासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन की मोटाई घट जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अनुप्रयुक्त वोल्टता के कारण इलेक्ट्रॉन N फलक तथा हासी क्षेत्र को पार कर P फलक पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वे अल्पांश वाहक होते हैं। ठीक इसी प्रकार P फलक के होल संधि को पार करके N फलक पर पहुंचते हैं। दोस्तों, अग्रदिशिक बायस में होने वाली इस प्रक्रम को अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण यानी माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन कहते हैं। इस बायस में कुल अग्रदिशिक डायोड धारा का मान होल विसरण धारा तथा इलेक्ट्रॉन विसरण धारा के कारण पारंपरिक धारा का योग होता है। इस धारा का परिमाण प्राय मिली एम्पियर में होता है। इसके अतिरिक्त जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाए कि बैटरी के धन टर्मिनल को N फलक से तथा ऋण टर्मिनल को P फलक से जोड़ा जाए, तो डायोड को पश्चदिशिक बायस यानी रिवर्स बायस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अनुप्रयुक्त वोल्टता की दिशा रोधिका विभव की दिशा के समान होती है। इसके परिणाम स्वरूप हासी क्षेत्र यानी डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई में विद्युत में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण यह N से P क्षेत्र की ओर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह तथा P से N क्षेत्र की ओर होलों के प्रवाह का दमन करती है। इस प्रकार डायोड के अग्रदिशिक बायसन की तुलना में इस स्थिति में विसरण धारा अत्यधिक कम हो जाती है।
संधि के विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होती है कि यदि p फलक पर इलेक्ट्रॉन अथवा n फलक पर होल अपनी यादृच्छिक गति करते समय संधि के निकट आ जाएं, तो उन्हें उनके बहुसंख्यक क्षेत्र में भेज दिया जाता है। आवेश वाहकों के इस अपवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होगी और यह अपवाह धारा कुछ माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। दोस्तों, पश्चदिशिक बायस में किसी क्रांतिक पश्चदिशिक यानी क्रिटिकल रिवर्स वोल्टता तक विद्युत धारा सारभूत रूप में वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है। इस वोल्टता को भंजन वोल्टता यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसे VBR से दर्शाया जाता है, कहा जाता है। जब अनुप्रयुक्त वोल्टता V भंजन वोल्टता VBR के बराबर होती है, तब डायोड की पश्चदिशिक धारा में तेजी से वृद्धि होती है। यहां तक कि बायस वोल्टता में अल्प वृद्धि करने पर भी धारा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। यहां पर यदि पश्चदिशिक धारा को किसी बाह्य परिपथ द्वारा अनुमत मान से नीचे सीमित न किया जाए, तो पीएन संधि नष्ट हो सकती है। दोस्तों, किसी डायोड के VI अभिलक्षण को जानने के लिए बनाया गया परिपथ कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर डायोड से वोल्टता को एक पोटेंशियोमीटर या धारा नियंत्रक से होकर जोड़ा जाता है, जिससे डायोड पर अनुप्रयुक्त की गई वोल्टता को परिवर्तित किया जा सकता है। अब वोल्टता के विभिन्न मानों के लिए धारा का मान नोट किया जाता है। अब इससे V तथा I के बीच एक ग्राफ प्राप्त होता है, जो कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अग्रदिशिक बायस में आरंभ में धारा उस समय तक बहुत धीरे धीरे बढ़ती है जब तक कि डायोड पर वोल्टता एक निश्चित मान से अधिक न हो जाए। इस अभिलाक्षणिक वोल्टता के बाद डायोड बायस वोल्टता में बहुत थोड़ी सी ही वृद्धि करने से डायोड धारा में सार्थक वृद्धि होती है। यह वोल्टता देहली वोल्टता यानी थ्रेशहोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टता कहलाती है और इस वोल्टता का मान जर्मेनियम डायोड के लिए लगभग 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट तक होता है। वहीं पश्चदिशिक बायस में डायोड के लिए धारा बहुत कम, लगभग माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है तथा बायस में परिवर्तन के साथ लगभग स्थिर बनी रहती है। दोस्तों, इसे प्रतीप संतृप्त धारा यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। परंतु कुछ विशेष प्रकरणों में बहुत अधिक पश्चदिशिक बायस, जो लगभग भंजन वोल्टता तक पहुंच जाती है, इस पर धारा में अचानक वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, साधारण उद्देश्य वाले डायोड प्रतीप संतृप्त धारा क्षेत्र के आगे उपयोग नहीं किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चदिशिक बायस प्रतिरोध की तुलना में अग्रदिशिक बायस प्रतिरोध कम होता है और इस गुण का उपयोग प्रत्यावर्ती वोल्टता के दिष्टकरण के लिए किया जाता है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।